1845 में रॉयल नेवी के 2 जहाज इंग्लैंड से रवाना हुए ताकि आर्कटिक से होकर गुजरने वाले किसी समुद्री रास्ते को खोज सकें। ये टेक्नोलॉजी के लिहाज से अपने दौर के सबसे उन्नत जहाज थे। इन्हें सबसे आखिर में यूरोप के बेल पकड़ने वालों ने बैफिन बे में देखा था। सन 1850। आज इन दोनों जहाज़ों को गायब हुए लगभग 4 साल हो चुके थे। इसलिए रॉयल नेवी की तरफ से रिसर्च पार्टी सर जैन रॉस और सर जेम्स की अगुवाई में आर्कटिक आए थे। आर्कटिक के आसपास बहुत से इलाकों में ये उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं और एरेबस और टेरर के साथ साथ वो सभी लोग भी गायब हो चुके थे। आर्कटिक के पास रहने वाले एस्किमो लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि वहाँ उन्होंने एक कैप्टन को देखा था। तभी जेम्स पूछता है, क्या तुम उनसे मिले? तो एस्किमो बताता है कि हाँ, मैं उनसे मिला। उनका नाम अबलूका था। वो हमारी भाषा बोल रहे थे। फिर वो उसे फ्रैंकलिन फ्रांसिस और सर जॉन की तस्वीरें दिखाता है। तो वो एस्किमो फ्रांसिस क्रोजियर की ओर इशारा करते हुए बताता है कि ये है अबलूका। जेम्स पूछता है कि फ्रांसिस ने क्या कहा तुमसे? तभी एस्किमो कहता है कि आपके दोस्त ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि वो यहाँ रुके नहीं, जहाज जा चुके हैं और यहाँ पर आने वाले सभी लोग मारे जा चुके हैं और उनसे कहना कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। और इसी के साथ वो एस्किमो अपनी जेब से एक बटन निकालता है और क्रोजियर फ्रांसिस की तस्वीर के ऊपर रख देता है। अब ये सब एक रहस्य बन चुका है। सन 1846, 4 साल पहले एरेबस पर हम देखते हैं कि जेम्स कंपास की ओर देख रहा था, जिससे कि दिशा को देखना मुश्किल हो रहा था। वो अपने सीनियर यानी सर जॉन से कहता है कि हमें रोजाना ही बड़ी अजीब सी रीडिंग नजर आ रही है सर। तो सर जॉन कहते हैं कि जेम्स, मैग्नेटिक नॉर्थ की स्थिति तो रोजाना ही बदलती रहती है, लेकिन हम फिलहाल इस सर्कल के अंदर हैं। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें टेरर से एक सिग्नल मिलता है। टेरर इनसे पीछे था, जिसके कैप्टन क्रोजियर फ्रांसिस हैं और एरेबस के कैप्टन सर जॉन हैं, जो कि फिलहाल टेरर से आगे है। अब टेरर के कैप्टन यानी कि क्रोजियर फ्रांसिस अपने मित्र थॉमस से कहते हैं कि थॉमस, आज रात सर जॉन और उनके कमांडर जेम्स टेरर पर डिनर के लिए आ रहे हैं, इसलिए मिस्टर डीगल को बता दो। तभी थॉमस हंसते हुए फ्रांसिस से कहता है कि सर, डिनर 3 कोर्स रखिएगा, जल्दी ही खत्म हो जाएगा, नहीं तो सर जेम्स अपनी कहानियों को लेकर आपको बोर कर देंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब टेरर पर डिनर के लिए जेम्स और सर जॉन आए तो जेम्स अपनी बहादुरी के किस्से सुनाने लगा। जेम्स क्रोजियर फ्रांसिस को पसंद नहीं था। इस डिनर पर सिर्फ ऊंचे ओहदे के ऑफिसर्स ही खाना खाते हैं, क्योंकि रॉयल नेवी में रुतबे और ओहदे के हिसाब से ही इंसान की पहचान होती है। तभी मिस्टर हिकी से हमें मिलाया जाता है और इनकी वजह से कहानी पर काफी गहरा असर भी रहेगा। इस टेबल के इर्द गिर्द लगभग 6 से 7 लोग डिनर करते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है, जिसको देखकर एक क्रू ऑफिसर कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है या तो ये कुत्ता बीमार है या फिर इसे भालू की गंध आई है। ये भालू को दूर से ही सूंघ लेता है। और इसी बात को लेकर ये सभी क्रू ऑफिसर्स काफी बातें करते हैं। दरअसल क्रू ऑफिसर्स उन्हें कहते हैं जो जहाज के साधारण कर्मचारी होते हैं। इन्हीं में से एक लड़का था डेविड यांग। वैसे तो वो ठीक ठाक लग रहा था, सभी लोगों के साथ खाना भी खा रहा था कि तभी अचानक से उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं। ये देखकर उसके साथ बैठे सभी लोग उसकी मदद करने लगते हैं, सिवाय हिकी के। वैसे तो हिकी की फितरत आपको आगे कहानी में पता चली ही जाएगी, इसीलिए हम इस बात को अभी एक राज ही रखते हैं। इधर जेम्स की कहानियों से बोर होकर क्रोजियर फ्रांसिस गुस्से में डिनर छोड़कर अपने रूम पर आ जाते हैं। खाना खाने के बाद सर जॉन फ्रांसिस से टेरर और एरेबस के बारे में कुछ पर्सनल बातें करते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर अलेक्जेंडर आकर एक खबर देता है कि सर, उस लड़के को सफलतापूर्वक दवाई दे दी गई है और उसकी हालत भी अब बेहतर है, मगर उसको एक जानलेवा रोग है जिसकी वजह से उसका खून बह रहा है और उसका बचना नामुमकिन है। ये सुनकर सर जॉन कहते हैं कि डॉक्टर स्टैनली से उसकी जांच करवाओ। असल में टेरर और एरेबस दोनों पर ही डॉक्टर मौजूद थे, बल्कि एरेबस पर तो एक सर्जन भी था जिसका नाम मिस्टर गुडसर था। वो भी इस कहानी का अहम हिस्सा है। डॉक्टर अलेक्जेंडर और फ्रांसिस ये मशवरा देते हैं कि वो इस
इस लड़के को यहाँ से ना ले जाएं क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी है। मगर सर जॉन जिद करते हैं और उस लड़के को अपने साथ एयरबस पर ले जाते हैं। डेविड यंग की ये हालत देखकर बाकी सभी लोगों को भी चिंता होने लगी थी। तभी जेम्स फ्रांसिस से कहते हैं कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ फ्रांसिस, आगे सब ठीक होगा। और यह कहकर सर जॉन अपने सभी साथियों के साथ वापस एयरबस पर आ जाते हैं। सर जॉन और उनके सभी साथी एयरबस पर चढ़ने ही वाले थे कि तभी अचानक से उनका जहाज एक बर्फ के टुकड़े से टकरा जाता है, जिसकी वजह से एक क्रू ऑफिसर्स भी पानी में गिर जाता है। उसे बचाने के लिए पानी के अंदर एक रस्सी को डालते हैं ताकि वो उसे पकड़कर ऊपर आ सके, लेकिन समुद्र का पानी ज्यादा ठंडा होने के कारण वो क्रू ऑफिसर्स कुछ ही देर में अपना दम तोड़ देता है और पूरी तरह से डूब जाता है और वो लोग चाहकर भी उसे ना बचा सके। पानी में डूबने वाला व्यक्ति कॉलिंग्स का मित्र था, इसलिए वो भी उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगाने लगता है ताकि वो उसे बचा सके। लेकिन तभी वहाँ पर खड़े सभी लोग उसे रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि उसके लिए तुम अपनी जान नहीं दे सकते। और इस तरह ये चौथा इंसान था जो इस खोज में मारा गया। और इधर डेविड यंग काफी बीमार था जिसका इलाज मिस्टर गुडसर और डॉक्टर स्टैनली कर रहे थे। डेविड यंग डॉक्टर स्टैनली से कहता है कि मुझे सर दर्द हमेशा ही रहता था, मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, मैं हर रात नींबू का शरबत पिया करता था। उसकी यह बात सुनकर मिस्टर गुडसर कहते हैं नींबू के शरबत से कोई इलाज नहीं होता मिस्टर डेविड, और क्रू को सख्त आदेश है कि वो बीमार होने पर डॉक्टर के पास आएं। इसके जवाब में डेविड यंग कहता है कि मैं सर जॉन को निराश करना नहीं चाहता था। तभी डॉक्टर स्टैनली गुस्से में कहते हैं अच्छा, निराश नहीं करोगे लेकिन अपनी जान दे दोगे। वहाँ सर जॉन को खबर मिलती है कि एयरबस को लगे झटके का कारण प्रोपेला में लगे एक बड़े बर्फ का पसना है, इसलिए जहाज अब पूरी तरह से जाम है। तभी सर जॉन कहते हैं चलो कोई ना, इसका हल हम सब मिलकर सुबह निकालेंगे, फिलहाल आप जा सकते हैं क्योंकि अभी कोई इमरजेंसी नहीं है, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे जगा देना। इधर हम फ्रांसिस को देखते हैं जो अपने बीते हुए कल को याद कर रहा होता है, जहां उसके जैसे काफी ऑफिसर्स को एक थिएटर में आमंत्रित किया गया था जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के ऐतिहासिक पलों को दर्शाया जा रहा था, जिसके अंत में उन्हें भी सराहा गया। लेकिन अतीत को याद करके अब कोई फायदा नहीं क्योंकि अब वो सब पीछे रह चुका है। अब ये एक ऐसी दुनिया में फंस चुके हैं जहाँ इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है और अब यही जगह इनकी आगे की किस्मत तय करेगी। वहाँ एयरबस पर मिस्टर गुडसर डेविड के साथ बैठे हुए थे। तभी रोते हुए डेविड कहता है कि ऐसी हालत में मैं कब्र में जाना चाहता हूँ, मेरा ऑपरेशन मत कीजिएगा। जवाब में मिस्टर गुडसर कहते हैं देखो तुम डरो मत डेविड, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ अगर सर जॉन ऑपरेशन के लिए नहीं बोलेंगे तो मैं तुम्हारा ऑपरेशन नहीं करूँगा, ये मेरा वादा रहा तुमसे। दरअसल मिस्टर गुडसर अपने नाम की तरह ही एक अच्छे इंसान थे। इधर बर्फ के न पिघलने से एयरबस को आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही थी, जिसको लेकर सर जॉन काफी चिंता में थे। एयरबस को निकालने के लिए सर जॉन पूरी सेफ्टी के साथ कॉलिंग्स को समुद्र में नीचे भेज देते हैं। वहाँ डेविड देखते ही देखते अपना दम तोड़ देता है, लेकिन सर जॉन के आदेश पर मिस्टर गुडसर ना चाहते हुए भी डेविड का ऑपरेशन कर देते हैं। दरअसल ऑपरेशन करना भी उनकी मजबूरी थी क्योंकि वो लोग यह जानना चाहते थे कि डेविड को ऐसी क्या बीमारी थी जिससे कि वो आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार कर सकें और अपने सभी साथियों को बचा सकें। जैसे ही कॉलिंग्स पानी में नीचे जाता है वैसे ही वो देखता है कि उसकी ओर कोई एक रहस्यमयी जीव आ रहा है, जिसे देखकर कॉलिंग्स घबरा जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है और रस्सी से इशारा करते हुए अपने आप को ऊपर खींचने के लिए कहता है। और यह देखकर सभी लोग उसे तुरंत ऊपर खींच लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। उसी रात शिप पर ऑफिसर्स की एक मीटिंग होती है, खासकर एयरबस को नुकसान पहुंचा था उसके बारे में। बातचीत के दौरान पता चलता है कि प्रोपेलर की वजह से एयरबस की रफ्तार कम हो रही है। सर जॉन कहते हैं कि हमें रुकना नहीं चाहिए, जिस पर फ्रांसिस कहते हैं कि सर आगे बहुत सी चुनौतियां होंगी, इसलिए हमें आगे न बढ़कर एयरबस को यहीं छोड़कर टेरर के सहारे आगे बढ़ना
चाहिए, नहीं तो हम लोग बहुत बुरे फंसेंगे और हो सकता है कि हम इस जगह से कभी बाहर निकल ही न पाएं। तभी गुस्से में आकर सर जॉन कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हूँ, इसलिए मेरा यह मानना है कि ईश्वर और सर्दियों की मेहरबानी से हम साल खत्म होते होते सुरक्षित समुद्र में पहुंच जाएंगे। इस पर फ्रांसिस गुस्सा होते हुए कहते हैं, अगर आपकी बात गलत हुई तो यहाँ पर कोई भी बच नहीं पाएगा। आप जानते हैं कि बेताबी में लोग क्या क्या करते हैं, हम दोनों ही जानते हैं, मगर उसकी बात कोई भी नहीं मानता और योजना के मुताबिक जहाज पर भी इस बात का ऐलान होता है और दोनों ही जहाज सर जॉन के आदेश पर आगे बढ़ते हैं। आगे सफर शुरू होने से पहले डेविड यंग को एक टापू पर दफनाया गया। अब 6 दिन बाद बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि फ्रांसिस ने बताया था और इस तरह दोनों ही जहाज फिर हमेशा के लिए फंस गए क्योंकि सर्दियां आ चुकी थीं। अब सर जॉन को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि वो गलत थे और उनका लिया गया फैसला भी गलत था। अब ये पूरी तरह से फंस जाते हैं और देखते ही देखते 8 महीने बीत गए और अब ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे सिवाय इंतजार के। बदकिस्मती तो देखें, इतिहास में 1845 से लेकर 1850 तक आर्कटिक का मौसम सबसे ज्यादा ठंडा रहा, मतलब कि गर्मियां कभी आई नहीं।